जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बंगलामुखी। ग्रेविटेशन आज से स्टार्ट है, फोर्स इंड हो गया। इंड क्या, फिर कभी क्वेश्चन देना होगा तो उसको बढ़ाते चलेंगे आगे। अब हम लोग चले आते हैं ग्रेविटेशन में। ठीक है, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बल, ग्रेविटी या क्या बोलते हैं उसको, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन के बारे में जो हमको पढ़ना है, क्या है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये भी एक टाइप का फोर्स ही है। ठीक है, ये भी एक टाइप का फोर्स ही है। यह कह रहा है हमको कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया का तुम देखता होगा कि वह ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है, नहीं? ठीक है, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर जाता है, आम का महीना है, ठीक है, ऊपर से नीचे गिरना है आम को, आम के पेड़ में से तो ऊपर नहीं चला जाता है। तो पहले लोगों का सोच यह था कि भाई ऐसा होता है, नेचुरल है। एरिस्टोल नाम याद रखना, एरिस्टोल जब आए तब उसको डिफाइन किए कि नहीं, जैसे सन है, मून है, अर्थ है, नहीं, सब एक दूसरा को क्या किए हुआ है, पकड़े हुआ है, एक दूसरा को अपने तरफ खींचे हुआ है ना, बैलेंस है ना। उसी प्रकार से वो भी वहीं तक बताए, उससे ज्यादा वो भी नहीं बता पाए। बाद में आकर के गैलीलियो साहब और अदर ऑब्जेक्ट सबको इसमें जोड़े, वो वहीं तक थे, सैटेलाइट, अर्थ, मून, इतना ही तक सीमित थे। लेकिन गैलीलियो साहब हर ऑब्जेक्ट के लिए इसको बताए, ग्रेविटेशन को, ग्रेविटेशनल फोर्स को, कि सब में ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी अर्थ अपना तरफ किसी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसके पीछे भी जाना कि क्यों, ड्यू टू मास। ग्रेविटेशनल फोर्स किसको क्यों हो रहा है, ड्यू टू मास, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मास है उसके कारण। ठीक है, गैलीलियो के बाद एक आए केपलर साहब, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए। तो अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं, दूसरा वीडियो में जाएंगे, उसमें दूसरे क्लास में। केपलर 2-3 रूल दिए, केपलर साहब 2-3 रूल दिए। वो रूल का नाम है क्या क्या, एक लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, एक है आपका लॉ ऑफ पीरियड, यानी टाइम पीरियड। ठीक है, ये किसका दिया हुआ है, केपलर साहब का। तो उस रूल के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे जाएंगे। आज हमको पढ़ना है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? कहता है न्यूटन्स लॉ को यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। एक जगह फोर्स में कहीं बताए थे कि यह यूनिवर्सल लॉ नहीं है, याद है? यह यूनिवर्सल लॉ नहीं है, किसी लॉ में बताए थे, और यहां बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है यूनिवर्सल लॉ है। क्यों है? क्योंकि इसमें जगह से कोई दिक्कत नहीं है कि यहां है तो अलग होगा, वहां है तो अलग होगा, किसी प्लेस से इसमें कोई अंतर नहीं है, डिस्टेंस से भी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, मीडियम अलग अलग यदि हो जाता है उससे भी कोई अंतर नहीं है, इसलिए इसको बोला गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये है क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? यह कह रहा है, पहले इसका फॉर्मूला दिमाग में रखो क्या है। यूनिवर्सल लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू होता है G, कौन G, कैपिटल G, उसके बाद M1 M2 बाय R स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ m1 क्या है, m2 क्या है। m1 और m2 कोई दो ऑब्जेक्ट है। अब हम बनाने चले जाएंगे, बोर्ड पर चलेंगे अब हम लोग। G, कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। R क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस R। यही F हुआ, मान एक बॉडी, हर दोनों बॉडी, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे सामने में तुम बैठा हुआ है, तो हम तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और तुम भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है हर समय। बात समझ गया। एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा, मान लो बच्चा जन्म लिया है, 4 किलो का बच्चा है, ठीक, अब माँ 3 क्विंटल की है। क्या बच्चा माँ पर फोर्स लगा रहा है, अब माँ किस पर फोर्स लगा रही है, बच्चा पर। है वैसे ही निग्लिजिबल फोर्स, बहुत कम। क्या इसका वैल्यू बताएंगे तो देखेगा बहुत कम होता है। तो बच्चा माँ पर लगा रहा है, माँ क्या किस पर लगा रही है, बच्चा पर। उसमें भी ज्यादा किसका हुआ, माँ का फोर्स ज्यादा हुआ। बच्चा को क्या करती है, अपना तरफ कुछ न कुछ तो फोर्स सहायता करता होगा खींचने में। बच्चा भी अब माँ को अपना तरफ खींचता है। अब अंदाज करोगे बच्चा कितना खींच रहा होगा। चलो क्या पढ़ना हमको, न्यूटन्स लॉ ऑफ F इक्वल टू क्या बोले हैं, G m1m2/r²। F क्या हो गया, फोर्स, माने एक बॉडी जो दूसरा बॉडी पर फोर्स लगाता है, या दूसरा बॉडी जो पहला बॉडी पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, F हुआ। G क्या हुआ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G, स्मॉल g नहीं। m1 m2 दो ऑब्जेक्ट, m1 m2, r दोनों के बीच का डिस्टेंस। F इज इक्वल टू G m1m2/r²। यह फॉर्मूला है आपका। अब कहिएगा ये रूल से आया क्या, तो रूल क्या है, इसी से तुम बना लो। F इज इक्वल टू क्या बना है, G m1m2, G को तब तक साइड करो, ठीक है, कांस्टेंट है। m1 m2 यानी यदि कोई दो ऑब्जेक्ट है, उसका मास m1 और m2 है, तो फोर्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी F प्रोपोर्शनल m1 m2 हो गया। अच्छा, अब बाय r² है, बाय r², यानी क्या 1/r², यानी क्या रेसिप्रोकल नहीं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब समझ गया, ये दो पार्ट हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी F प्रोपोर्शनल m1 m2, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r²। तब एक पहला हो गया, एक दूसरा हो गया, दोनों को प्लस कर दिया, क्या हो गया F प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। और फिर क्या करेगा, फिजिक्स है, क्या हटाएगा किसको, प्रोपोर्शनल को नहीं, कांस्टेंट डालेंगे इसको, इसमें तो क्या डालेंगे कांस्टेंट, G, F इज इक्वल टू G m1 m2/r²। समझ गया। अब इसको हमको बना के दिखाना है, लिख भी दिए आपको, ठीक है। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every particles in the universe attracts every other particles with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। दो ऑब्जेक्ट ले लो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ ले लो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ ले लो, ठीक है। इसका मास m1 ले लिए, इसका मास m2 ले लिए, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हम क्या ले लिए, r, ठीक है। ये इस पर फोर्स लगा रहा है, वो किस पर लगा रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है। कौन फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। वही कह रहा है तुम्हारा पहला क्या, एवरी अदर पार्टिकल्स विथ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses। इसका मतलब F प्रोपोर्शनल m1 into m2
ये आपका पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इन एफ प्रोपोर्शनल 1/r², ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, यही 1 और 2 को यदि आप प्लस करते हैं एफ प्रोपोर्शनल m1 m2/r² हो जाता है। ठीक है, अभी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए फिजिक्स है, कोई ना कोई क्या लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट लेते हैं। तो वही कांस्टेंट क्या लेना है यहाँ, g, f इज इक्वल टू g m1 m2/r²। हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हो गया, g। यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिखें, यहाँ पर, वेयर g इज क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब है कि g के लिए फॉर्मूला निकाल लीजिए, ये काम तो आप कर सकते हैं, नहीं आपका हो जाएगा f/r² इज इक्वल टू g m1 m2 होगा। तो f/r²/m1 m2 इज इक्वल टू कितना, g के लिए फॉर्मूला निकल गया। ठीक, अब आ जाइए, जी के लिए फॉर्मूला निकल जाएगा। तो जी का आपको क्या निकालना है, यूनिट। क्या, एसआई में पहले आ जाइए, एसआई में क्या हो जाएगा इसका, एफ माने क्या, न्यूटन। एफ का मतलब न्यूटन, r², r क्या है, डिस्टेंस, इसलिए क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बाई कितना, m1 m2 m2 माने kg², नहीं होगा, इसका मतलब हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², या ये भी लिखिए न्यूटन m² और kg का पावर कितना, -2। नहीं, या और इसको यदि बदल देते हैं तो 1 न्यूटन बराबर क्या, 1 न्यूटन क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक, यदि आपको वो करना, वो भी करके देख लीजिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में क्या है, kg² था ना, kg², तो kg से स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया आपका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg आ जाएगा ऊपर में, kg का पावर कितना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या, kg कितना, पावर कितना, या इसे कर दो, मीटर s का पावर कितना, -2, और kg का पावर कितना, -1। ठीक है, उसमें लिखो चाहे इसमें लिखो, जितना लंबा करके लिखना है लिख सकता है। उसके बाद इसका आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ जो निकल गया m s का पावर 2 और kg का पावर -1, डायमेंशन निकाल सकते हैं mlt पर, वो आपको निकालने आता है, उसको निकाल लीजिए यहाँ डायमेंशन भी। क्या, तो कॉपी जब देखना होगा हमको तो कॉपी आपका हम देखेंगे। ठीक है, अब उसी में से एक क्वेश्चन हम निकाल दिए आपके लिए कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जब इसको डिफाइन करना होगा, फॉर्मूला तो आप निकाल लिए, नहीं फॉर्मूला निकाल लिए थे, F बराबर क्या था, g m1 m2/r²। F इक्वल टू g m1 m2/r²। तो g बराबर क्या, fr²/m1 m2 था ना, fr²/m1 m2। अब हम कह रहे हैं कि मान लो मास m1 m2 कितना, 1 kg का है, और डिस्टेंस मान लेते हैं कितना, 1 मीटर का है। तो g किसके बराबर हो जाएगा, 1 मीटर का, नहीं यूनिट मास यूनिट डिस्टेंस होगा, तो g किसके बराबर हो गया, f के बराबर। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट masses of 1 kg each kept at a distance of 1 मीटर। हो गया, समझ गए आप। अब हम इससे आगे बढ़ें। अब हम आपको बता रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स से जो रिलेटेड है, जो कि आपको याद रखना जरूरी है। उसका पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट चेंज विथ चेंज इन द मीडियम बिटवीन द पॉइंट मासेस। ठीक है, मीडियम कुछ भी हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एक बार बोले थे कि यह क्या है, यूनिवर्सल लॉ है। क्यों, क्योंकि इसमें मीडियम चेंज होने पर
या प्लेस चेंज होने पर कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा चीज न्यूटन थर्ड लॉ से जुड़ा हुआ है, क्या कि एक्शन और रिएक्शन। यदि कोई दो बॉडी है, एक है m1, एक का मास है, दूसरा का मास m2 है, ठीक है। m1 इस पर फोर्स लगा रहा है, m2 भी उस पर फोर्स लगा रहा है। E12 का मतलब आप जान रहे हैं, क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और 1 to 1 का मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो ये F12 जो है वह इक्वल होगा किसका, F21 का, लेकिन डायरेक्शन दोनों का चेंज है, नहीं, तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, F12 इज इक्वल टू क्या, माइनस F21, यहाँ लिखा हुआ है ना, F12 इज इक्वल टू कितना, माइनस F21। इसका मतलब क्या, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वह न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। एक बार और आपको बोले थे फोर्स में कि न्यूटन का जो भी नियम है, जो भी रूल है, जो भी लॉ है, आप देखिएगा सबको मिला करके सब एक ही है। अगला पॉइंट, यह वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। चौथा पॉइंट, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव नहीं। इट ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर रूल क्या, प्रोपोर्शनल 1/r²। पांचवा, छठा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स बिकॉज दिस फोर्स एक्ट्स ऑलवेज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। और छठा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स। इसमें डिस्टेंस कोई मान्य नहीं रखता है कि कम डिस्टेंस के लिए नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए हाँ, या ज़्यादा डिस्टेंस के लिए हो गया, कम डिस्टेंस के लिए नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। रेंज आप कुछ भी दीजिएगा उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, कम या ज़्यादा, ठीक। अब हम आ जाते हैं वैल्यू ऑफ किस पर, जी पर। जी का वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी जो आपको पढ़ना है, जी का वैल्यू बहुत दिन के बाद, करीब 100 साल के बाद न्यूटन जो लॉ दिए, ठीक है, उसके लगभग 100 साल के बाद आपको कैपिटल जी का वैल्यू मिला। किनके द्वारा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। कब मिला, ये आपको 18th सेंचुरी में मिला है, 1778 में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा कैपिटल जी का वैल्यू निकाला गया, ठीक है। कितना, 6.67, ठीक है, 6 लिखिए दें क्या, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा निकाला गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जी का वैल्यू ऑफ जी कितना, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर, क्या लिखे है, इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। किसके द्वारा दिया गया, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। कब, 1778 में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि फॉर्मूला तो मेरा हो ही गया, ठीक है, तो शुरुआत कर दिया जाए अपना न्यूमेरिकल का। एक क्वेश्चन कम से कम हम बता देंगे, 2-4 आप बनाइएगा। डेली तो थोड़ी चलवे करेगा, थोड़ा थोड़ा थ्योरी चलेगा ही। क्वेश्चन लिख रहे हम, एकदम सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए। क्या है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन 2 पॉइंट मासेज ऑफ 1 kg एंड 2 kg केप्ट 1 मीटर अपार्ट। एकदम सिंपल से सिंपल। तो m1 आपका कितना हो गया, 1 kg, m2 कितना हो गया, 2 kg, डिस्टेंस कितना हो गया, 1 मीटर। आपको निकालना क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू 5। पता है आपको, सबसे बन जाना चाहिए। क्या, तन्नू भी बना लेगी, मुस्कान भी बना लेगी। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r²। जी कितना है आपका, जी का वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 कितना 1, m2 कितना 2, और डिस्टेंस कितना 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है आपका, 1 का स्क्वायर कितना 1 हो गया, यानी इतना ही रह गया, नहीं, यानी 6.67 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻11
11, फोर्स है इसीलिए क्या हो जाएगा, न्यूटन। अब है कि 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 2 7 जा 14, 13.34 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आ जाते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ एक चीज देखो, हम ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लिख रहे हैं, मैंने लिख रहे हैं, क्या लिख दिए, ग्रेविटी। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक पॉइंट को समझो, किसी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दुनिया का कोई भी, कहते ना फोर्सेज बिटवीन एनी टू पार्टिकल इज कॉल्ड क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसमें से यदि एक पार्ट अर्थ हो और एक कोई दूसरा पार्टिकल हो, तब हो जाएगा ग्रेविटी, तब क्या कहलाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ गया दोनों में अंतर, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होगा, फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल, और ग्रेविटी में उसी जो दो पार्टिकल का बात कर रहा है उसमें से एक पार्टिकल क्या होना चाहिए, अर्थ। जैसे हम लोग अर्थ पर खड़ा है, या अर्थ पर आम गिर रहा है, या जामुन गिर रहा है, या लीची गिर रहा है, या बरहर गिर रहा है, या शरीफा गिर रहा है, क्या इतना सारा चीज है तुमको खाने के लिए, है ना। फिर वही बात बोलेंगे, बरहर नहीं खाएगा, बर्गर खाएगा, तो कैसे हो, ये अर्थ हो गया और ये क्या हो गया, कोई एनी ऑब्जेक्ट। इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है इसको बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, चलिए तो मेरा जो क्वेश्चन है, एक बात ही बताना था हमको, इसलिए क्वेश्चन डाले। दूसरा एक चीज, न्यूमेरिकल जो फंसता है बच्चा का, 11 12 वाला का देख लीजिए फंस जाता है, क्यों, उसके पीछे क्या कारण है सो दिखा रहे हैं तुमको। M1 क्या है, 1 मीटर नहीं, M1 कहाँ 1 मीटर है, 1 kg। एक हो गया कैपिटल M मान लेते हैं इसको, क्या, मास ऑफ अर्थ, ME लिख देते हैं, ME यानी मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg, और एक स्मॉल m, वहाँ M1 M2 जो था, अब उसमें हम क्या कर दिए, कैपिटल M और स्मॉल m, यानी अब जो हम फॉर्मूला लिखेंगे सो क्या, सो देखो F इज इक्वल टू G ME M अब बाय R। कोई दिक्कत है समझने में, वही तो है M1 M2, यहाँ कैपिटल M ले लिए, उसके साथ E लगा दिए, यानी मास ऑफ अर्थ, और M स्मॉल m जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये M ले लिए हम कितना, 1 kg, और डिस्टेंस बिटवीन देम यानी R, यानी क्या, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी क्या, R क्या यहाँ हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। वो कितना दिया है हमको, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। बच्चा गलती कहाँ करता है, इसके कैलकुलेशन में सो देखो, वैल्यू डालना हमको, जी का वैल्यू तो पता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट लिखना हम यहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि सब कट कूट के तो फोर्स निकालना है, यूनिट क्या निकलेगा, n। ठीक, जी हो गया, ME कितना है मेरे पास, 6 इंटू 10⁻24, M कितना है, 1 kg, चलिए भाई ये 1 kg है। अब बाय डिस्टेंस कितना है, 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। अब यहाँ बच्चा फंसता है कैलकुलेशन, वो तुम अभी क्लियर कर लो, ठीक है, दिखाई दे रहा है। हाँ, सबसे पहली बात क्या करना, सो देखो 6.67 इंटू 6, ठीक है, इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए बाय 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब हम क्या करते हैं इसमें, सो देखो 6.67 इंटू कितना है, 6 इंटू 10⁻11 है, रहने दो, प्लस कितना हो जाएगा 24, ये भी 12 को हम ऊपर लेके चले गए तो कितना हो जाएगा -12, अब बाई कितना 6.4 इंटू 6.4, ठीक है, क्या लिख दिए 6 इंटू
10 टू द पावर, तो ये दोबारा 10 का है लिखिए, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो तो कितना आ गया छोटा, 6.67 इंटू 6 इंटू कितना 10 का पावर कितना 12 11 कितना 23, सीधा 10 हो गया, नहीं हो गया 10 का पावर 1 माने क्या सीधा 10, अब बाई कितना 6.4 इंटू 6.4। अब हो गया तुम्हारा काम आसान, कोई समस्या नहीं, ठीक है। इस तरीका को अपना करके इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, इसमें बच्चा फंसता है। अब इसके बाद तो आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा कितना, सो आपको हम मैं बता रहा हूं 9.7 न्यूटन, कितना आ जाएगा 9.7 न्यूटन, कट कूट के आ गया 9.7 न्यूटन, हो गया। अब हम आपको एक दो क्वेश्चन दे दें बनाने के लिए, जो कि आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन आपको हम डाल दिए हैं, पहला दिन है, शुरुआत धीरे धीरे। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ME लिखा हुआ है यानी मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, MS लिखा हुआ यानी मास ऑफ सन 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg, और R डिस्टेंस बिटवीन देम 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। 2. Find the force of attraction between two spherical bodies of mass 10 to the power 6 kg, each end having center to center distance 10 to the power 6 meter. 3rd. Find GF माने gravitational force between Earth and Moon, where ME 6 into 10 to the power 24 kg, MM यानी mass of Moon 7.4 into 10 to the power 22 kg, and R 3.84 into 10 to the power 8 meter. 4. The gravitational force between Sun and Jupiter, यहाँ gravitational force ही दिया हुआ है, the gravitational force between Sun and Jupiter is 4 into 10 to the power 23 Newton approx, if MS यानी mass of Sun 1.99 into 10 to the power 30 kg, R 7.8 into 10 to the power 11 meter, और क्या लिखे हैं FIM, आधा तो लिख के छोड़ दिया क्या, आधा पर छूट गया जी, फोर्स क्या आधा पर छूट गया, कौन क्वेश्चन था, फाइंड, ओ यह हम लिखे होंगे फाइंड MJ यानी मास ऑफ जुपिटर, बात समझ गया, फाइंड MJ यानी मास ऑफ जुपिटर। आपको सुविधा के लिए शुरुआत है, इसलिए हम आंसर भी देती हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोर्ड का आप बना करके इसको मिलाइए, क्योंकि कॉपी जब भी हम देखेंगे, कॉपी जब भी हमको देखना होगा तो हम तो पूरा देखेंगे, ठीक है। चलिए, जय माँ बंगलामुखी।